हेलो स्टूडेंट। तो हम सामाजिक विज्ञान में जो इससे पहले का जो चैप्टर था वन और वन्य जीव संसाधन उसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो दूसरा चैप्टर था वो भी एक प्राकृतिक संसाधन था। आज जो तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, आज हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या महत्व है, किन स्थानों पे उनकी कमियां पाई जाती हैं, किससे कैसे कैसे उनका दोहन किया जा रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जल संसाधन भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन। जिस तरह से वन और वन्य जीवन भी एक प्राकृतिक संसाधन है, इसी तरह से जल संसाधन भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है। देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारे जो धरातल है, हमारा पृथ्वी के जो धरातल पे 3/4 भाग क्या है, जल है। यानी कि पृथ्वी का जो धरातल है वो 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। परंतु प्रयोग में लाने वाले जल बहुत ही कम है। यानी कि जिस जल का हम प्रयोग करते हैं वो जिसे अलवणी जल जल होता है, दो प्रकार का होता है, एक लवणी जल होता है, एक अलवणी जल। एक होता है लवणी जल, से जो खारा जल होता है जो ज्यादातर समुद्र में पाया जाता है, इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। या नमक बनाने के लिए इसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो अलवणी जल है जिसका हम उपयोग करते हैं, तो जो अलवणी जल है वो बहुत ही कम है। ये हम जानते हैं कि पृथ्वी पे 3/4 भाग जल से, पृथ्वी का धरातल 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन वो 3/4 भाग का जो जल है वो ज्यादा से ज्यादा क्या समुद्र का जल है जो कि खारा होता है। तो अलवणी जल जिसका हम उपयोग करते हैं उसका अनुपात बहुत ही कम है। और ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें सतही अपवाह और भूमि के आसपास, यानी कि सतही अपवाह और जो क्या कहते हैं झील टाइप का होता है या नदियां, वहां से हमें ये प्राप्त होता है। अब जिसका लगातार क्या होता है, नवीकरण और पुनर्भरण होता रहता है। जलीय चक्र के द्वारा इसका नवीकरण और पुनर्भरण होता रहता है। किस जल का, इस अलवणी जल का, जिनका हम उपयोग करते हैं। देखिए आपको आश्चर्य हो रहा होगा, आप तो सोचेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जब पृथ्वी के 3/4 भाग जल है और इसका यह जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन है। यानी कि ये नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है, जो एक बार उपयोग करने पे दोबारा, मतलब कि एक बार उपयोग करने पे जो समाप्त नहीं होते हैं वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसे एक बार हम प्रयोग करेंगे तो वो समाप्त नहीं होगा। जैसे कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, इसको हम एक बार प्रयोग करते हैं वो समाप्त हो जाता है, पुनः उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसका हम उपयोग करेंगे और दोबारा पुनः उसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं। यानी कि एक बार उपयोग करने पे वो समाप्त नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो पृथ्वी पे 3/4 भाग क्या है, जल है, लेकिन और ये नवीकरणीय योग्य संसाधन भी है। फिर भी विश्व के अनेक देशों में क्या है, जल की कमी है। कैसे, यानी कि पूरे पृथ्वी पे 3/4 भाग जल है, 1/4 भाग धरातल है, इसके बावजूद बहुत सारे देशों में जल की कमी है। कैसे, और बहुत सारे वैज्ञानिक भविष्यवाणी करते हैं कि 2025 तक क्या होगा, 2025 तक 20 करोड़ लोग जल से क्या होंगे, जल की कमी महसूस करेंगे। 2025 तक 20 वैज्ञानिकों का भविष्यवाणी है कि 2025 तक 20 करोड़ लोग क्या होंगे, जल की कमी का एहसास कर रहे हैं, यानी कि जल की समस्या से जूझ रहे हैं। तो जल इन देशों में 3/4 भाग पूरे पृथ्वी पे जल है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे देशों में जल की कमी है। क्यों, इसका बहुत सारे क्या कहते हैं पॉइंट हो सकते हैं, जिनमें वर्षा का असमान वितरण हो सकता है, जल का अत्यधिक दोहन हो सकता है, जल का असमान वितरण, ये इन सभी कारणों से क्या होता है कि जल की समस्या होती है। तो अब हम अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल दुर्लभता और जल संरक्षण
एवं प्रबंधन की आवश्यकता है। जल दुर्लभता, जल संरक्षण, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। देखिए, जल के विशाल भंडार, जल के विशाल भंडार और नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है। जल का जितना विशाल भंडार है और एक नवीकरणीय संसाधन है, इसके होने पे यह सोचना मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे जल एक नवीकरणीय संसाधन है, कभी समाप्त नहीं होगा ऐसा हमें लगता है, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन एक बार उपयोग करने के पुनः उसका वो समाप्त नहीं होते हैं। तो जल एक तो जल का विशाल भंडार है, ऊपर से ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो ऐसे समय में यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ेगा। देखिए, लेकिन जब हमारा ध्यान कहाँ जाता है, जब हम ऐसी बातों के बारे में सोचते हैं या किसी कोई बात हो रही होती है कि सूखा के बारे में, यानी कि जहाँ पे सूखा के बारे में कि कहाँ सूखा पड़ गया, कहाँ पे वर्षा की कमी हो गई, यानी कि वर्षा कहीं होता है ना कि ऐसा तो है नहीं कि हर जगह एक समान वर्षा होता है, कहीं पे वर्षा ज्यादा होता है, कहीं पे वर्षा कम होता है। और भारत में हम देखते हैं कि कहीं पे वर्षा ज्यादा होता है, कहीं पे वर्षा कम होता है, कहीं पे बाढ़ आ रही होती है, कहीं पे सूखा पड़ रहा था। ये तो प्राकृतिक देन है। तो जो हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कहाँ पे सूखा पड़ गया या यहाँ पे वर्षा कम हुई, तो सीधे हम किस बारे में सोचते हैं, हमारा सीधे ध्यान राजस्थान के बारे में आता है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, मरुस्थल में वर्षा बहुत ही कम होती है। शुष्क मौसम होने के कारण वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधे भी सूख गए होते हैं। वहाँ पे हरे पेड़ पौधे, जैसे हमारे क्षेत्र में पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे उस तरह के पौधे नहीं होते हैं। वहाँ पे जो पौधे होते हैं कांटेदार होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, पानी की समस्या होती है, पानी की कमी होती है। तो ऐसे में लोग पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, काफी दूर दूर तक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल जाते हैं और पानी को खोजने के लिए, यानी कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उतने दूर दूर तक पानी की तलाश में चले जाते हैं। अब ये पानी की समस्या क्यों है, वर्षा के असमान वितरण के कारण पानी की कमी होती है। पानी की, जैसे कि राजस्थान में उतना बारिश नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे पानी की कमी होता है। कुछ बारिश होता भी है तो क्योंकि वहाँ का भूमि कैसा है, रेगिस्तान है, बालू है, तो वो तुरंत उस पानी को सोख लेता है, तो पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण पानी की समस्या पाई जाती है। जैसे कि अधिकतर जो कमी होती है वो अति शोषण, यानी कि अधिक पानी का जहाँ पे शोषण किया जाता है, अत्यधिक पानी का जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पे मनुष्य के वर्गों में जल का वितरण असमान वितरण होता है, जहाँ पे विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण होता है, ऐसे स्थान पे क्या होता है, पानी की कमी महसूस की जाती है, यानी कि जल की दुर्लभता ऐसे स्थानों पे होता है। तो जल की दुर्लभता ऐसे स्थानों पर जहाँ पे जल का शोषण किया जाएगा, अधिक प्रयोग किया जाएगा, जल का असमान वितरण किया जाएगा, या प्राकृतिक रूप से जहाँ पे वर्षा की अनिश्चितता होगी, तो ऐसे स्थान पे जल दुर्लभता होती है। देखिए, क्या यह संभव है, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल होने के बावजूद वहां पे जल दुर्लभता हो, यानी कि कोई क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पे प्रचुर मात्रा में जल, उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल हो है, लेकिन फिर भी वहां पे जल की समस्या है, वहां पे जल की दुर्लभता। ऐसा कहाँ है, ऐसा भारत के बहुत सारे शहरों में देखने को मिलता है। हम बहुत सारे शहरों के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि जैसे मुंबई हो गया, महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, पुणे हो गया, या दक्षिण भारत के कुछ राज्य हो गए जहाँ पे हम न्यूज में सुनते हैं कि वहाँ पे सूखा की आशंका, सूखा पड़ने वाले, जबकि मुंबई में, महाराष्ट्र में काफी बारिश होती है, मुंबई में काफी बारिश होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई में बारिश हो रही है तो महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, क्योंकि मुंबई समुद्र के किनारे है तो वहाँ पे बारिश होती है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में वो बारिश नहीं होती है। तो जिन हिस्सों में बारिश हो रही होती है वहाँ पे तो पानी की कमी नहीं होती, लेकिन जिन हिस्सों में बारिश नहीं हो रही होती है वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। तो वर्षा का असमान वितरण ही क्या करता है, जल की दुर्लभता पैदा करता है। अब देखिए, यह इसके अलावा जल की दुर्लभता क्यों होती है, अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या, और उस बढ़ती जनसंख्या के लिए जल की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ रही है, तो वहां पे जनसंख्या जब बढ़ रही है तो वहां पे पानी की मांग भी बढ़ रही है। तो पानी की मांग बढ़ने के कारण और असमान वितरण के कारण, और उस पानी का असमान वितरण, यानी कि किसी के पास ज्यादा पानी चला गया, किसी जिसे मान जिसके पास पैसा है वो ज्यादा पानी का उपयोग कर लिया, ज्यादा पानी खरीद लिया,
तो ज्यादा पानी का दोहन किया, ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया। तो ऐसे में वर्षा का एक तो वितरण जनसंख्या, वर्षा का असमान वितरण जनसंख्या वृद्धि के लिए, जनसंख्या वृद्धि से क्या कहते हैं, जल की मांग बढ़ती है, और इसके साथ साथ जो जल का असमान वितरण है उसके कारण क्या होता है कि जल की कमी उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ अब जो जल का उपयोग किया था सिर्फ घरेलू उपयोग में नहीं, जल का उपयोग सिर्फ घरेलू उपयोग में नहीं होता, बल्कि अधिक अनाज उत्पादन के लिए कृषि में भी, सिंचाई के रूप में कृषि में भी इसका उत्पादन, मतलब कि कृषि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जल का अधिक शोषण करके अधिक सिंचित क्षेत्र बनाया जाता है। यानी कि कृषि में सिंचाई के लिए अधिक जल का उपयोग करके अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाता है, जिससे उत्पादन क्या हो, बढ़े। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, अधिक सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाता है। अब कृषि में पानी की बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे सिंचित क्षेत्र है, जहाँ पे पानी खेतों में नहरों के माध्यम से या नदी नहरों के माध्यम से जहाँ पे सिंचाई होती है, वहां पे पानी का उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है। अब भारत के हर क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है, हर क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे नदी नहरों के माध्यम से पानी पहुंच जाता है। किन्हीं क्षेत्रों में पहुंचता है, किन्हीं क्षेत्रों में नहीं। तो जिन क्षेत्रों में पानी नदियों नहरों के माध्यम से पहुंचता है, वहां पे पानी क्या होता है, ज्यादा पानी का उपयोग किया जाता है। तो शुष्क कृषि तथा शुष्क कृषि तकनीक और सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा कृषि क्षेत्र में क्या किया जाता है, क्रांति लाने की आवश्यकता है। यानी कि ऐसा तकनीक लाया जाए जैसे शुष्क कृषि की जाए, और सूखे मौसम में कृषि हो, शुष्क मौसम में कृषि हो, और सूखा प्रतिरोधी फसल, यानी ऐसी फसलें लगाई जाएं जो सूखा प्रतिरोधी, यानी कि सूखा को रोकने में सफल हो। तो उस तरह की तकनीक की भारत में कृषि क्षेत्र में उस तरह के विकास की आवश्यकता है। तो उस तरह से अगर किया जाए तो सूखा भी कम पड़ेगा और कम पानी की आवश्यकता भी होगी। देखिए हम लोग हर साल क्या सुनते हैं, न्यूज में हर साल सुनते हैं कि बाढ़ के मौसम में, यानी कि इस समय बारिश के मौसम में हर साल सुना जाता है कि बाढ़ आया। भारत के किसी न किसी राज्य में बाढ़ आता है, चाहे वो केरल हो जाए या बिहार हो जाए या असम हो जाए, इन क्षेत्रों में बाढ़ जरूर आता है। इसी तरह से हर साल ये भी सुनते हैं कि इन क्षेत्रों में सूखा भी पड़ा। तो सूखा पड़ने का क्या कारण है? अब ऐसा नहीं है कि जिन क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए बिहार में सूखा पड़ा तो बिहार में वर्षा नहीं हुई होगी, बिहार में वर्षा हुई होगी लेकिन सूखा फिर भी पड़ गया। क्यों? देखिए अब इसका उदाहरण है कि इजराइल एक छोटा सा देश है, और वहां पे जो वर्षा होती है सिर्फ लगभग 25 सेमी प्रति वर्ष। इजराइल में 25 सेमी प्रति वर्ष वर्षा होती है, जबकि भारत एक बड़ा देश है और भारत में लगभग 114 सेमी प्रति वर्ष वर्षा होती है। इजराइल में सिर्फ 25 सेमी प्रति वर्ष वर्षा होती है और भारत में 114 सेमी प्रति वर्ष वर्षा होती है। लेकिन इसके बावजूद भारत के हर साल भारत में सूखा की आशंका होती है, किसी न किसी राज्य में सूखा पड़ती है, कि इजराइल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भारत में वर्षा होता है, उस जो पानी होता है वो नदी नालों के माध्यम से समुद्र में प्रवेश कर जाता है। उस पानी को रोका नहीं जा पाता, मतलब हम रोक नहीं पाते। जबकि इजराइल में जितना जो वर्षा होता है उसको रोक दिया जाता है, उस पानी को बहने से रोक दिया जाता है, और फिर समय आने पे, आवश्यकता पड़ने पर उस पानी का उपयोग किया जाता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं हो पाता है, पूरा पानी कहाँ चला जाता है, बहकर नालों नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। तो इसलिए जब पानी की आवश्यकता पड़ती है तो बाद में पानी की कमी, हालांकि भारत में भी बांध, बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी पानी की कमी आ जाती है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो जिस तरह से किया जाना चाहिए उसका विकास उस तरह से अभी तक नहीं हो पाया। तो ये उदाहरण है कि इजराइल उन पानी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसको रोक लेता है, जबकि भारत ऐसा नहीं कर पाता है। इसलिए भारत में क्या होता है, हमेशा सूखा पड़ता है। अब देखिए आपने टेलीविजन विज्ञापनों में भी देखा होगा, टेलीविजन विज्ञापनों में क्या देखते हैं कि बहुत से किसान इसमें से क्या करते हैं, भूमि का जल, बहुत से किसान क्या करते हैं, अपने स्वतः कुआं या ट्यूबवेल, अपने स्वतः कुआं या ट्यूबवेल लगवा लेते हैं। विज्ञापनों में आपने देखा होगा कि बहुत से जो किसान होते हैं स्वयं कुआं या ट्यूबवेल लगवा लेते हैं, और उससे क्या करते हैं, अपने स्वयं से सिंचाई करते हैं, और अत्यधिक उनका उत्पादन बढ़ जाता है। यानी कि जिसके पास कुआं हो या ट्यूबवेल हो, और जब आवश्यकता पड़े तुरंत पानी उसको खेतों को मिल जाए सिंचाई के रूप में, तो क्या होगा, तो उस समय फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। जैसे गर्मी का मौसम है, हमेशा पानी की आवश्यकता होती है, वर्षा पे हम निर्भर करते हैं, अगर वर्षा ना हो तो सूखा पड़ जाएगा। लेकिन अगर ट्यूबवेल हो या कुआं हो तो हम जैसे ही आवश्यकता पड़ेगा हम तुरंत पानी
सिंचाई कर देंगे तो उससे क्या होता है, फसलों का उत्पादन उन किसानों का बढ़ जाता है। लेकिन इससे हानि क्या होती है, इससे हानि ये होती है कि उस भूमि का जो जल स्तर वो नीचे चला जाता है और ये बाद में जल की उपलब्धता को कमी कर देंगे। लगातार पानी चलाने से, ट्यूबवेल या कुएं से क्या होगा कि जल स्तर, जो भूमि का जल स्तर वो नीचे चला जाएगा और पानी की उपलब्धता जो है वो कमी हो जाएगी और बाद में वो खाद्यान्न फसलों को भी क्या हानि पहुंचाएगी। जब पानी की कमी हो जाएगी तो खाद्यान्न फसलों का भी अभाव स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फायदेमंद भी है ट्यूबवेल, लेकिन उसके साथ साथ हानि भी पहुंचाती है। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद तेजी से देश का औद्योगिकरण और शहरीकरण का, जैसे हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता से पहले क्या था, स्वतंत्रता से पहले देश में काफी चीजों की अभाव थी, क्योंकि अंग्रेजों ने आर्थिक, धार्मिक, हर तौर से सामाजिक तौर पे भारतीयों का शोषण किया। ये सिर्फ अपने लाभ के लिए इन लोगों से खेती या अन्य चीजें करवाते थे और पूरा पैसा कहाँ चला जाता था, इंग्लैंड में। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद देश का औद्योगिकरण और शहरीकरण तेजी से हुआ। अब उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण क्या होगा, और लवड़ी जो जल है उस पर दबाव बढ़ना स्टार्ट हो गया। जैसे कि औद्योगिकरण शुरू हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, नए नए उद्योग लगाए गए, उससे क्या हुआ, जो अलवड़ी जल है जिसका हम उपयोग करते हैं उस पर दबाव बढ़ने लगा। और जल के अलावा अब जो उद्योगों को जल के अलावा सिर्फ जल की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, उद्योगों को जल के अलावा ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। एक तो उद्योगों को जल की आवश्यकता होती है, ऊपर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा जो है, भारत में जो उद्योगों को ऊर्जा मिलता है अधिकतर किससे मिलता है, जल विद्युत से मिलता है। क्योंकि जो भारत में जितनी भी ऊर्जा बनती है, जितना भी ऊर्जा भारत में है उसमें से 22% ऊर्जा कहाँ से बनता है, जल विद्युत से। भारत में जितना भी ऊर्जा मतलब कि उत्पन्न किया जाता है, भारत में जितना भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसमें से 22% ऊर्जा कहाँ से उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत से इसका उत्पादन किया जाता है। तो अब इसके अलावा एक तो उद्योग लगने से औद्योगिकरण होने से जल का खपत बढ़ा, क्योंकि पानी की भी आवश्यकता हुई और विद्युत की भी आवश्यकता हुई। और विद्युत जो है 22% देश की 22% जो पूरा विद्युत है उसमें से 22% भाग किसका है, जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। अब इसके अलावा शहरी जो थी, शहर में बढ़ती जनसंख्या के कारण और उनके जीवन शैली के कारण, शहरों की भी जनसंख्या उसी टाइम पर जब औद्योगिकरण हो रहा था तो शहरों की भी जनसंख्या बढ़ रही थी। तो शहरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण और उनकी जीवन शैली के कारण वहां पे भी जल का उपयोग और जल का इस्तेमाल बढ़ता चला गया, क्योंकि उन्हें भी विद्युत की आवश्यकता थी और उन्हें भी जल की आवश्यकता थी। तो जनसंख्या बढ़ रही थी तो जल की भी समस्या सामने चली आ रही थी, क्योंकि उसका ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा रहा था, दोहन किया जा रहा था। और इसके साथ साथ क्या देखा जाता है कि शहरों में जो क्या होते हैं, शहर के जो बड़े बड़े शहर ही होते हैं और क्या कहते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र, जो शहरों के छोटे छोटे इलाके होते हैं, क्या कहा जाता है, हाँ कॉलोनियां, जो शहरी कॉलोनियां होती हैं। शहरी कॉलोनियों में क्या होता है कि जल के इस्तेमाल के लिए नलकूप का मतलब जल का उपयोग करने के लिए नलकूप बनाए गए रहते हैं। उस नलकूपों से क्या किया जाता है, जल की आपूर्ति की जाती है। अब नलकूपों से जब जल की आपूर्ति की जाती है तो उस समय क्या होता है कि जल का जो दोहन है वो बढ़ जाता है, यानी कि जल का शोषण उस समय हो रहा होता है। तो शहरों में जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नलकूपों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है और उससे क्या होता है, जल का दोहन या जल का शोषण काफी तेजी से होता है। देखिए तो अब ये था कि जल की दुर्लभता, किन कारणों से जल की दुर्लभता है। अब अगला पॉइंट क्या है कि हमने क्या पढ़ा कि जल की दुर्लभता किन कारणों से होती है। अब किन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे जल काफी पर्याप्त मात्रा में है, अब इस बारे में हम सोचेंगे कि किन्हीं क्षेत्रों में जल काफी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि वहां पे जल की दुर्लभता पाई जाती है। ये तो था कि जल की दुर्लभता क्यों पाई जाती है। अब इन्हीं क्षेत्रों में जल काफी भारी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता पाई जाती है। ऐसा क्या है, ऐसा है जल की खराब गुणवत्ता के कारण। यानी कि मान लीजिए हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जल के साधन है, लेकिन अगर वो जल पीने लायक ना हो, यदि वो जल इस्तेमाल करने लायक ना हो तो क्या वो जल बेकार है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे काफी पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी वह जल का उपयोग नहीं हो पाता है, वह जल दुर्लभ होता है।
वहाँ पे जल की दुर्लभता पाई जाती है। उसका कारण क्या है? पानी की खराब क्वालिटी, यानी कि जल की खराब गुणवत्ता। अब पिछले कुछ वर्षों से ये चिंता बढ़ती चली जा रही है कि जल होने के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों से ये चिंता बढ़ रही है, वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ रही है कि जल होने के बावजूद जो उद्योगों नगरों के अवशिष्ट पदार्थ हैं, रसायन हैं, उर्वरक हैं या कीटनाशक है या कृषि में जो खादों का, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, उससे क्या हो रहा है? उससे जल जल को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। और जब वो जल को प्रदूषित कर रहे हैं तो वो जल जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हम नहीं कर सकते, क्योंकि वह मनुष्य के लिए खतरा है। वो एक दूषित जल है, वो जहर के समान है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो उन क्षेत्रों में जल तो काफी मात्रा में है, लेकिन इन गंदगी के कारण, इन जल के प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है कि हम उस जल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और उस जल की गुणवत्ता जो है, उसका जो क्वालिटी है वो दिन पर दिन खराब होता चला जा रहा है। तो आपने अनुभव कर लिया कि आप सोच लिए होंगे कि इस समय की मांग क्या है। इस समय की मांग यह है कि हम जल का क्या करें? संरक्षण करें, जल का प्रबंधन करें। और इससे क्या होगा? जल का अगर हम संरक्षण करेंगे, जल को साफ सफाई रखेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे, तो हम स्वास्थ्य खतरों से बचे रहेंगे। क्योंकि हम जल को हमेशा, जल की आवश्यकता हमारे लिए दिन पर दिन है, हम हमेशा पानी को पीते हैं और पानी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। अगर जल स्वच्छ है तो हम खतरों से बचे रहेंगे, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचे रहेंगे। इसके अलावा खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका उत्पादन का क्या होगा? ये सुनिश्चित होगा। इससे अगर हम खतरों से बचेंगे, पानी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, तो उससे खाद्यान्न सुरक्षा होगा, खाद्यान्न की सुरक्षा, आजीविका हमारी होगी, उत्पादन भी बढ़ता रहेगा। और ये सब क्या होगा? ये सब अगर पानी जो है स्वस्थ है तब। देखिए, जहाँ पे जल का ज्यादा दोहन होता है या जल का ज्यादा क्या कहते हैं शोषण होता है, तो वहां पे जल की कमी उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पे किसी भी क्षेत्र में पानी क्या होगा? बहुत ज्यादा है, अगर वहां पे हम जल का दोहन कर रहे हैं, जल का शोषण कर रहे हैं, तो क्या होगा? वहां पे पानी की कमी उत्पन्न हो जाएगी। तो उस समय क्या होगा? परिस्थितियां मनुष्य के लिए प्रतिकूल हो जाएंगी। सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पेड़ पौधे और जंतुओं के लिए भी क्या होगा? परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी और मनुष्य का जीवन क्या होगा? दुर्भर हो जाएगा। न सिर्फ मनुष्य का बल्कि जीवधारियों का और पेड़ पौधों का। तो हमें जल का उपयोग करने के साथ साथ क्या करना चाहिए? प्रबंधन और संरक्षण भी करना हमारे लिए आवश्यक है कि हम जल का उपयोग भी करें, प्रबंधन भी करें और संरक्षण भी करें। क्योंकि यह क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन तो है, लेकिन जो उपयुक्त है, जो जल है, जल के जो दो प्रकार है, जो अलावड़ी जल है, जो पृथ्वी में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जिसका हम उपयोग करते हैं, इसको बचाए जाने की आवश्यकता है, इसको संरक्षण करने की आवश्यकता है। अब अगला पॉइंट क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। अगला पॉइंट है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन। समन्वित जल संसाधन। देखिए, अब जो जल है, जल का हम संरक्षण कैसे करें? जो जल है उसका हम संरक्षण कैसे करें या हम उसका प्रबंधन कैसे करें? तो हम पुरातत्व वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अभिलेखों में पढ़ चुके हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं, जो हमारे पुराने प्राचीन काल के राजा महाराजा होते थे, जिनके बारे में हम कहानियां पढ़ते हैं इतिहास के द्वारा, उसमें हम भी पढ़ चुके होंगे। उस टाइम पे भी क्या किया जाता था? जल का संरक्षण किया जाता था, क्योंकि उस टाइम में कृषि के लिए जो बांध बनाए जाते थे, कृषि के लिए बांध बनाए जाते थे, वो भी कैसे बनाए जाते थे? पत्थरों और मलबों से। जो बांध बनाए जाते थे कैसे बनाए जाते थे? पत्थरों और मलबों से। इसके अलावा जलाशय बनाई जाती थी और तालाबें बनाई जाती थी, जिससे कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जा सके। तो
उस टाइम पे यानी कि ईसा से पहले के काल में भी और प्राचीन काल में भी, या हम कहें कि ईसा से पहले या 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी में, 700 ईस्वी में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, अकबर के काल मतलब मुगल काल में, या क्या कहें सिंधु सभ्यता के आस मतलब कि उस सभी टाइम पे राजा महाराजाओं के जमाने में सिंचाई के लिए वही व्यवस्था की गई थी कि बांध बनाए जाते थे, जलाशय बनाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे, जिससे किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जा सके। तो वही नियम तो इस समय भी है, वो नियम अभी भी है, अभी भी बांध बनाए जाते हैं और अभी भी जलाशय है, अभी भी नहरें निकाली गई हैं। यहाँ तक कि इस समय तो सैकड़ों बांध बनाए गए हैं, भारत में सैकड़ों बांध बनाए गए हैं, जिससे पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी बांधें बनाई गई हैं। तो ये सारी समस्याएं उस समय मतलब कि कृषि में सिंचाई के लिए जो भूमि जल का उपयोग किया जाना था, जिस नियम के द्वारा होता था, वही नियम इस समय भी बनाए गए हैं। तो अब बांध क्या होता है, बांध क्यों बनाया जाता है? तो बांध जो है वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करते हैं। जो बांध जो बनाया जाता है, जो शब्द है बांध, ये बांध बनाया जाता है कि इससे जल का जो प्रबंधन होता है और संरक्षण होता है वो कैसे होता है, बांध से जल का प्रबंधन संरक्षण कैसे होता है। तो परंपरागत जो समय था, पुराने समय में बांध का इस्तेमाल जल को रोकने के लिए और सिंचाई के लिए जब जल की आवश्यकता होती थी तो उसके लिए किया जाता था। बांध का इस्तेमाल क्या करते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए, मतलब बाढ़ से बचाने के लिए, किसी क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए। और इसके अलावा जब टाइम आया आवश्यकता आने पे, जब सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता हो तो उस समय यानी कि सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया जाता था, बांध बनाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इस टाइम पे बांध का निर्माण बहुत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया गया है। पहले सिर्फ सिंचाई के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए किया जाता था, लेकिन इस समय बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। जैसे एक तो है विद्युत उत्पादन के लिए, फिर घरेलू औद्योगिक उत्पाद के लिए, फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए, फिर मनोरंजन के लिए, नौकायन के लिए और इसके अलावा मछली पालन के लिए, इन सभी के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। तो बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बांध का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य बहुत सा, इसको जो बनाया जाता है, इसका निर्माण बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जैसे कि जो सतलज नदी पे भाखड़ा नांगलवाल है, जो सतलज नदी पे है, सतलुज या सतलज नदी की जो भाखड़ा नांगलवाल बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया बाढ़ को रोकने के लिए, यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए और पानी के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए। इसका जो उत्पादन, इसको जो बनाया गया भाखड़ा नांगलवाल को, तो सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया। लेकिन जो एक और जो बात था, हीराकुंड बांध, जो हीराकुंड बांध बनाया गया, जो कहां पे है, महानदी पर, तो इसको जो बनाया गया तो पानी का, जल का संरक्षण करने के लिए और सूखा के क्षेत्र में, सूखा मतलब सूखा पड़ने पे पानी, जो हीराकुंड बांध बनाया गया जो कहां पे, महानदी पे है, तो पानी का संरक्षण करने के, जल का संरक्षण करने के लिए, और इसका भी जो उपयोग किया गया कि बाढ़ को रोकने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए हीराकुंड बांध जो बनाया गया महानदी पे, बाढ़ का संरक्षण करने के जल का संरक्षण करने के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए। जबकि भाखड़ा नांगलवाल को विद्युत उत्पादन के लिए और कृषि के लिए, यानी कि कृषि में जब जल की आवश्यकता हो, सिंचाई के लिए, तो ये सभी जो बातें हैं वो बनाई गई। देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो थी, उपनिवेशिक काल में बहुत सारी बाधाएं आई। स्वतंत्रता के बाद जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्टार्ट की गई तो उपनिवेशिक काल में बहुत सारी बाधाएं थी। उस बाधाओं को दूर करते हुए देश को आर्थिक और प्रगत, देश की आर्थिक विकास के लिए इसे वाहन के रूप में देखा गया है। किसे? बांध को
बहुउद्देशीय परियोजनाओं या बाद को एक वाहन के रूप में देखा गया है, जिसे कब शुरू किया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि 1947 के बाद बाद का निर्माण शुरू हुआ और इसे एक वाहन के रूप में देखा गया, जो बंद रुक कब गया था? औपनिवेशिक काल में, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में क्या हो गया था? एकदम इसका क्या कहते हैं, विकास रुक गया था, जिसे देश की आजादी के बाद पुनः एक वाहन के रूप में देखा गया। अब जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देश के आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। क्योंकि इससे, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से ही कृषि का, गांव का कृषि का विकास, गांव और शहरों का औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था का विकास इन्हीं के द्वारा हो सकता है। किनके द्वारा? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा, यानी कि बाद के द्वारा। क्योंकि जल की आवश्यकता, विद्युत की आवश्यकता हर क्षेत्र में है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा देश का विकास, कृषि का विकास, नगरों का विकास, शहरों का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। इसलिए बाद या बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, ये था बाद के विषय में और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में। चूंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो एक वीडियो में ये काफी लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में इसके बाद के आगे के बारे में पढ़ेंगे कि बाद में चल के क्या समस्याएं, बाद को बनाने के बाद या बाद से संबंधित क्या समस्याएं आई, इसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।